हम लोग इतना भेदभाव समाज में होने के बावजूद गांवों में हम लोग देखते हैं, जाते हैं, अक्सर छोटे बच्चों से मुलाकात होती है। भेदभाव किस रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर वो परिवार बहुत कमजोर है तो बालिका को स्कूल नहीं भेजता है। अगर उस परिवार के पास थोड़े बहुत साधन हैं तो वह अपने लड़के को तो अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन बालिका को नहीं भेजते हैं। पूछते हैं बालिकाओं से, वो बेचारी ये कहने के लिए मजबूर होती है कि मेरे परिवार के लोग खर्चा वहन नहीं कर सकते। यानी भेदभाव की शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं और फिर हमें ये उम्मीद रखते हैं कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। समतामूलक समाज की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक परिवार के अंदर भेदभाव की भावना को हम स्वयं समाप्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें अपने घर से प्रारंभ करनी होगी और ये जो शुरुआत है यह वही उसकी एक कड़ी है। समाज को विकास के पथ पर अगर अग्रसर होना है, सशक्त बनना है, स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो कहीं न कहीं उसको भेदभाव की उन विसंगतियों को दूर करना होगा। चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, या किसी भी प्रकार के भेदभाव की उन भावनाओं को हमें दूर करना ही होगा। जागरूकता से होगा, कानून बना करके होगा, या फिर अन्य कारणों से। मुझे लगता है कि इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा और एक अच्छी शुरुआत यहां पर हुई है। मुझे आश्चर्य होता है कि 10 वर्ष में केवल प्रदेश के 11 जिलों में ये हेल्पलाइन रेस्क्यू वैन प्रारंभ हो पाई थी। और मैं धन्यवाद दूंगा रीता जी को, स्वाति जी को, कि उन्होंने मात्र 100 दिन के अंदर 64 नए जिले भी इससे आच्छादित कर दिए हैं। अब तक इनका कॉल सेंटर केवल 6 सीटर था, इसलिए 5 साल में केवल 6 सीटें हो पाई थी, लेकिन उन्होंने इसे 100 दिन के अंदर बढ़ा करके 30 सीटर भी कर दिया है। ये उपलब्धियां हैं, ये बताती हैं कि लोगों को रुचि है। मंत्री उस विभाग के प्रति, अपने उस कार्य के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके प्रति जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहती है और पूरी टीम मिलकर के उस जवाबदेही का हिस्सा बना हुआ है जो उनको होना चाहिए था। और वह जवाब के 11 जिलों से 75 जिलों में पहुंचाया है। ये एक उपलब्धि है और मैं इस उपलब्धि के लिए प्रोफेसर रीता बहुगुणा जी और स्वाति सिंह जी को मैं हृदय से बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। सज्जनों, हम लोग जब प्रदेश में आए थे तो उस समय लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदेश में किसी भी जनपद में नहीं थी। केजीएमयू या एससीपीजीआई जैसे या कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगह इसका अभाव था, थी नहीं। जिले में भी इस प्रकार की लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हों, एक गरीब को भी आप अनुमान करिए कि अगर किसी पेशेंट को इलाहाबाद से लखनऊ लाना होता या गोरखपुर से लाना होता तो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो निजी क्षेत्र में किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता तो वह लगभग 25 से 30 हजार रुपए उस पर चार्ज करते हैं। 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भारत सरकार एनएचएम के अंतर्गत प्रदेश को देना चाहती थी। 2014 से प्रदेश सरकार लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जब विभाग के मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद उन्होंने तत्काल लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के लिए पत्राचार प्रारंभ किया। स्वयं भारत सरकार के साथ गए, वहां पर भारत सरकार के मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर के बैठक की और 1 महीने के अंदर ही 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को मिली और प्रत्येक जनपद में 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस प्रदेश के अंदर, यानी जिसमें उनका मॉनिटर, वेंटिलेटर्स और सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उन जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी उन सब में वो सभी सुविधाएं थी, वे सबको मिली। एक प्रयास प्रारंभ हुआ है हर क्षेत्र में, हर मंत्रालय ने अपने स्तर पर
हम केवल लोक लुभावन बातें नहीं करेंगे, हम केवल घोषणाएं नहीं करेंगे, बल्कि ये सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याणकारी उस अभियान के साथ जुड़ी हुई भी है, जिस लोक कल्याणकारी अभियान को लेकर के प्रदेश में जनता ने इस सरकार का गठन किया था। और उस लोक कल्याणकारी अभियान का ही हिस्सा है कि 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के प्रत्येक जनपद को 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि ये जनपद मुख्यमंत्री का है, ये प्रधानमंत्री का है, ये फलाने जी का है, तो यहां ज्यादा दे दो, बाकी और जगह मत दो। हम लोगों ने कहा नहीं, 75 जिले हैं, प्रत्येक जनपद में 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जानी चाहिए और बिना भेदभाव के प्रत्येक जनपद को वो उपलब्ध करवा दी गई। वैसे ही रीता जी ने भी किया। वे चाहती तो 64 की 64 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस केवल लखनऊ में रख सकती थी, कोई क्या कर सकता था। वे चाहती तो कहती कि मैं मेयर थी इलाहाबाद में, तो कुछ इलाहाबाद में रख देती हूँ, कुछ लखनऊ में रख देती हूँ, बाकी 72-73 चले जाएं अपने, उसमें कौन बात है। कौन पूछ रहा था? किसको इतनी रुचि है पढ़ने सोचने की? मीडिया के बंधुओं को भी इतनी फुर्सत कहां होगी कि वे जानते कि मंत्रालय के अंदर ये भी कुछ योजना है। उनकी योजना तो होगी किसी दूसरे अन्य कार्य में। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुचि की बात है, जहां पर हम उस जन कल्याणकारी भाव को सामने रखें। हमने प्रयास किया, एक सकारात्मक दिशा में प्रयास किया और सफलता भी हमें प्राप्त होगी। इस सफलता का ही परिणाम है कि 100 दिन सरकार की नहीं हुए कि मंत्रालयों ने अपने अपने कार्यों को लेकर के सामने प्रदर्शन करना भी प्रारंभ किया है। और उसका परिणाम है कि केवल 11 जनपद से बढ़ा करके हम लोगों ने इस महिला हेल्पलाइन की जो रेस्क्यू वैन है, इसको बढ़ा करके 100, यानी इसको हम लोगों ने 11 से बढ़ा करके 75 के 75 जनपदों में एक साथ लागू करने का प्रयास किया है और लागू हो गई है। एक अच्छा अभियान है जो इस योजना के अंतर्गत अन्य जो मुखबिर योजना है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रयास प्रारंभ किया है, इनाम की राशि भी बढ़ाई है, लेकिन इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा। क्योंकि अगर कोई योजना है तो उस योजना में अच्छाई है, तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक सोच के लोग हैं उनके द्वारा उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। हम उसको रोकें, उन भ्रांत धारणाओं को पूरी तरह निर्मूल साबित करने के लिए व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाएं, लोगों को इस बारे में अवगत कराएं कि नहीं, बालक और बालिका में दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने लिंग परीक्षण के माध्यम से भ्रूण हत्या को अपना अधिकार बना दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधान के अंतर्गत सख्त कार्रवाई प्रारंभ हो। हम लोगों को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लिंगानुपात का जो विषमता कुछ जनपदों में देखने को मिला है, मुझे विश्वास है कि परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला कल्याण मंत्रालय मिलकर के इस जो विषमता है उस विषमता को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम उन जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन जनपदों को लेकर के, मुझे लगता है कि लगभग 5-6 ऐसे जनपद हैं, उनमें इस अभियान को तत्काल प्रारंभ करें। लोगों में जागरूकता हो, गोष्ठियां हो, कवि सम्मेलन हो, लघु फिल्मों का वहां पर लोगों के सामने या लघु नाटक के कार्यक्रम वहां पर हो, जिससे लोग भ्रूण हत्या न कर सकें। लोगों में लिंग परीक्षण की जो एक गलत प्रवृत्ति है, इसको रोकने के लिए भी लोगों को कानून के साथ साथ जागरूकता का एक विशेष अभियान हम लोग वहां पर चला सकें।